डॉक्टर इरशाद अली खान, समाचार राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवा नाम कार्यरत हूँ। आज हम जो पढ़ा है उसके आगे हम द्वितांत के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें उसके दो काल बांटे हमने, एक तो निष्क्रिय काल और द्वितांत का दूसरा सक्रिय काल। निष्क्रिय काल में हम शीत युद्ध के साथ साथ, जैसे द्वितांत का निष्क्रिय काल 1953 से 1969 तक माना है हमने, यानी कि शीत युद्ध के साथ साथ महाशक्तियों का व्यवहार आदर्श रूप से स्टालिन की मृत्यु के बाद ही परिवर्तित दिखाई देने लगा था। सर्वप्रथम 1953 में कोरिया युद्ध की समाप्ति हुई, जबकि इससे पूर्व कोरिया में शांति स्थापित करने में के भारतीय सुझाव को स्टालिन के रूस ने ठुकरा दिया। वास्तविकता यह थी कि कोरिया की स्थिति में स्टालिन पूर्णतः संतुष्ट था। यह उस प्रकार की स्थिति थी जिसमें वह आनंद लेता था। हजारों अमरीकी, चीनी और कोरियाई मर रहे थे, लेकिन किसी रूसी पर संकट नहीं आया था। स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत नेताओं ने विशाल हृदयता दिखाकर भारतीय सुझावों को स्वीकार कर लिया, और जिससे जून 1953 में कोरिया युद्ध बंद हुआ। 1955 में दोनों महाशक्तियों ने ऑस्ट्रिया के साथ संधि की। ऑस्ट्रिया के साथ शांति संधि करने में कई बाधाएं सामने आई। 13 मार्च 1952 को पश्चिमी शक्तियों ने ऑस्ट्रिया के भविष्य के संबंध में 8 धाराओं वाला एक संधि प्रस्ताव रखा, जिसे सोवियत संघ ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन एक वर्ष बाद स्टालिन की मृत्यु हो जाने पर ऑस्ट्रिया के प्रति सोवियत दृष्टिकोण में कुछ नरमी आई। फलस्वरूप 15 मई 1955 को ऑस्ट्रिया संधि पर हस्ताक्षर हुए। ऑस्ट्रिया संधि का सबसे बड़ा महत्व यह है कि शीत युद्ध छिड़ने के बाद पूर्व और पश्चिम के बीच यह पहला शांति समझौता था। इसके बाद 1955 के पैकेज डील समझौते के फलस्वरूप एक साथ 16 राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान की गई। इनमें से 4 राष्ट्र सोवियत गुट के समर्थक और 8 गुट निरपेक्ष देश थे। 1959 में खुश्चेव ने अमेरिका की सद्भावना यात्रा की और कैप डेविड में राष्ट्रपति आइजनहोवर से विश्व शांति के मामले पर खुलकर विचार विमर्श किया। यानी 1960 में पेरिस में शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 1963 में क्रेमलिन और व्हाइट हाउस के मध्य हॉटलाइन का निर्माण हुआ। 25 जुलाई 1963 को ब्रिटेन सहित दोनों महाशक्तियों ने मॉस्को में वायुमंडल, भाएं, अंतरिक्ष, समुद्र में अणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाले एक संधि पर हस्ताक्षर किए। 1968 में रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर अन्य राष्ट्रों के साथ परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए। फिर भी यह काल द्वितांत संबंधों की दृष्टि से निष्क्रिय काल भी कहा जा सकता है, चूंकि इस काल में U2 कांड, जो U2 विमान 1960, क्यूबा संकट 1962 जैसी घटनाओं ने शीत युद्ध की चिंगारी में घी देने का काम किया। क्यूबा संकट के बाद दोनों ही महाशक्तियों के नेताओं को महसूस हो गया था कि बिना एक निर्णायक महायुद्ध के दूसरे गुट को दमन संभव नहीं, और यदि ऐसा कोई युद्ध हुआ तो विश्व का सर्वनाश सुनिश्चित है। इस अनुभूति ने दोनों ही पक्षों को सहअस्तित्व की अनिवार्यता में विश्वास दिला दिया। द्वितांत का सक्रिय काल जो है 70 से लेकर 89 के बीच में हम कहते हैं। 20 जनवरी 1969 को रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद निक्सन ने अपने उद्घाटन भाषण में विश्व शांति की स्थापना के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग करने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम प्रत्येक को अपना मित्र बनाने की आशा नहीं कर सकते, किंतु यह प्रयत्न कर सकते हैं कि कोई हमारा शत्रु न बने। निक्सन ने शांतिपूर्ण प्रतियोगिता और साझेदारी के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि हम साम्यवादी विश्व का अमेरिका के साथ एक शांतिपूर्ण प्रतियोगिता के लिए आह्वान करते हैं। यह प्रतियोगिता प्रदेशों के विजय अथवा स्वामित्व के विस्तार के लिए नहीं, अपितु मनुष्य के जीवन को अधिक संपन्न बनाने के लिए होगी। निक्सन प्रशासन ने साम्यवादी विश्व के प्रति अमेरिका की नीति का एक नई दिशा प्रदान की। इसी का परिणाम था कि सोवियत संघ अमेरिकी द्वितांत संबंधों में सक्रियता आ गई। 1970 के बाद द्वितांत व्यवहार में तीव्र प्रगति हुई, जिसका प्रमुख उदाहरण इस प्रकार है। मॉस्को बॉन समझौता 1970। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में शीत युद्ध के मूल में जर्मनी की समस्या रही। पश्चिमी जर्मनी और सोवियत संघ के संबंध सदैव कटु रहे। अमेरिका हमेशा पश्चिमी जर्मनी का समर्थन करता रहा। इस तनावपूर्ण परिस्थिति का अंत करने के लिए मॉस्को यानी हमें कह सकते हैं कि इस संधि में जो स्थिति रही, इन तनाव पर अंत करने के लिए 10 अगस्त 1970 को पश्चिमी जर्मनी और सोवियत संघ के बीच एक संधि हुई। इस संधि में कहा गया कि सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी एक दूसरे के खिलाफ शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी की सीमाओं सहित हम ये कह सकते हैं कि यूरोप में जो वर्तमान राष्ट्रीय सीमाएं, उन्हें दोनों देशों ने स्वीकार कर लिया। इस संधि को फ्रांस के प्रसिद्ध समाचार पत्र लामो ने यूरोपीय इतिहास का एक नूतन मोड़ था। इस समझौते से यूरोप में आशा और उत्साह का नया वातावरण पैदा हुआ। सारी दुनिया में इस समझौते का स्वागत किया गया। ये आशा व्यक्त की गई कि अब
यूरोप में युद्ध नहीं होगा। दूसरा था बर्लिन समझौता 1971। शीत युद्ध के काल में दूसरी ज्वलंत समस्या बर्लिन की थी। 24 जून 1948 को सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकाबंदी कर दी थी, जिससे महाशक्तियों के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। 18 माह तक बातचीत करने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ के प्रतिनिधियों के बीच पश्चिमी बर्लिन के बारे में अगस्त 1971 में एक समझौता हो गया। इस समझौते के अनुसार अब पश्चिमी बर्लिन के लोग पूर्वी बर्लिन जा सकेंगे। बर्लिन समझौता शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बर्लिन के प्रश्न ने सोवियत संघ और पश्चिमी राष्ट्रों के बीच संबंध सुधार में बड़ी रुकावट डाली। बर्लिन संबंधी इस समझौते से अमेरिका सोवियत संबंध सामान्य होने लगे। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच समझौता 1972 सितंबर 1971 का बर्लिन समझौता पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच सामान्य संबंध कायम करने की आधार भूमि बन गया। 8 नवंबर 1972 को पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के मध्य एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के फलस्वरूप इन दोनों जर्मन राज्यों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही तनातनी समाप्त हो गई। दोनों जर्मन राज्य ने एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, अनेक मानवीय क्षेत्रों में सहयोग करने का वादा किया। संधि की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि जर्मन समस्या के समाधान के लिए दोनों जर्मन राज्यों ने एक दूसरे के विरुद्ध धमकी अथवा बल प्रयोग के उपायों को हमेशा के लिए तिलांजलि दे दी। इस संधि के फलस्वरूप जब दोनों जर्मन राज्यों के पिछले 22 वर्षों से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति हो गई। यह एक ऐतिहासिक संधि थी जिसने जब दोनों जर्मन राज्यों की शत्रुता को समाप्त कर शीत युद्ध के प्रमुख कारण और यूरोपीय शांति के लिए एक स्थायी खतरे को दूर कर दिया। कोरिया का समझौता 1972 जो था, एशिया में उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के तनावपूर्ण संबंधों ने भूतकाल में शीत युद्ध को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। 20 अगस्त 1971 को उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया की रेड क्रॉस सोसाइटी की एक बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि कोरिया युद्ध के दौरान जो 1 करोड़ कोरियाई रिश्तेदार संबंधी मित्र बिछड़ गए थे उनकी अदली बदली की जाए। 4 जुलाई 1972 को दोनों कोरियाई देशों के बीच एक समझौता हुआ। तदनुसार दोनों ने वादा किया कि वे एक दूसरे को कमजोर करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। एकीकरण को संपन्न करने के लिए एक समन्वय समिति भी गठित की गई। मास्को शिखर वार्ता 1972 22 मई से लेकर 29 मई 1972 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने सोवियत संघ की सद्भावना यात्रा की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निक्सन इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने सोवियत संघ की सद्भावना यात्रा करने का निश्चय किया। मास्को में एक सप्ताह तक उन्होंने सोवियत संघ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, साम्यवादी दल के महामंत्री ब्रेज़नेव से शिखर वार्ता की और यह घोषणा की कि वे अपने विवादास्पद प्रश्न का निर्णय युद्ध से नहीं किंतु शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से करें। ऐसे ऐतिहासिक वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण भाग संभवतः सोवियत संघ और अमेरिका के बीच संबंधों के मौलिक सिद्धांतों की घोषणा की। 29 मई 1972 को निम्नलिखित बातों पर विचार किया गया, जैसे आणविक आयुधों को सीमित करना, व्यापारिक आर्थिक संबंध स्थापित करना, समुद्री मामलों के संबंध में समझौता करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग करना, अंतरिक्ष में सहयोग करना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सहयोग करना। यानी मास्को शिखर वार्ता के इन समझौतों में राष्ट्रपति निक्सन ने ऐतिहासिक एवं अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। डॉक्टर हेनरी किसिंजर ने सामरिक शस्त्रों की सीमित करने की दिशा में इस समझौते को एक अपरिहार्य उपलब्धि बताया। मास्को शिखर वार्ता के निम्नलिखित परिणाम उल्लेखनीय है। प्रथम, यह शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत था। द्वितीय, शस्त्रों की होड़ को सीमित करने की संभावना बढ़ गई थी। तो यूरोप में तनाव शैथिल्य की स्थिति आने लगी और पूर्वी और पश्चिमी देशों में सौहार्द की वार्ता होने लगी। सामरिक शस्त्र परिशमन समझौता SALT I, जो अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की सोवियत संघ यात्रा 1972 का सबसे महत्वपूर्ण समझौता हथियारों के परिशमन से संबंधित था। 26 मई 1972 को सामरिक शस्त्र परिशमन संधि SALT का पर हस्ताक्षर हुए। सोवियत संघ और अमेरिकी आर्थिक सहयोग यानी मास्को शिखर सम्मेलन में समयाभाव के कारण आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में कोई बुनियादी समझौता नहीं हो पाया। इस बात पर सहमति जरूर थी कि एक रूस अमेरिकी आर्थिक सहयोग यानी US एंड USSR इकोनॉमिक कमीशन बनाया जाएगा, जो मैफ यानी कि मोस्ट फॉरवर्ड नेशन स्टेट्स दिलाने और व्यापार के विस्तार के लिए सरकार ऋण दिलाने का प्रयत्न करेगा। 14 अक्टूबर 1972 को दोनों देशों ने एक 3 वर्षीय समुद्री समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो अमेरिकन जहाजों के लिए सस्ती दरों पर सोवियत संघ के लिए अनाज की ढुलाई का प्रावधान करता है। 18 अक्टूबर 1972 को दोनों देशों में एक समझौता हुआ, जिसमें अमेरिका ने सोवियत आयातों पर तटकर कम करने की बात मान ली। सोवियत संघ को MFN दर्जा यानी कि मोस्ट फॉरवर्ड नेशन स्टेटस मिल गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत संघ को वचन दिया कि वह उसे संयुक्त राज्य आयात निर्यातक बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से अमेरिका में व्यावसायिक माल की खरीद हेतु ऋण और उसकी गारंटी दिलाएगा। इसके बदले में सोवियत संघ इस बात पर सहमत हो गया कि उस अपने द्वितीय युद्धकालीन ऋणों के भुगतान के एवज में कुल मिलाकर $722 मिलियन का भुगतान करेगा। ये भुगतान किस्तों में 2001
ईस्वी तक किया जाएगा। सोवियत संघ द्वारा युद्ध ऋणों के भुगतान हेतु तुरंत तैयार हो जाना सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण की मंशा प्रकट करता है। अप्रैल 1973 में सोवियत संघ ने घोषणा की कि उसने $8 मिलियन का एक समझौता अमेरिका के आर्मर्ड हैमर ऑफ द एक्सीडेंटल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन से किया है, जो सोवियत संघ में खाद्य कारखानों के निर्माण में तकनीकी सहायता देगा। ये कॉरपोरेशन सोवियत रूस से $200 मिलियन के अमोनिया, यूरिया, पोटास खरीदेगा। अपने फ्लोरिडा राज्य में स्थित कारखानों से $200 मिलियन के फॉस्फोरिक एसिड का विक्रय करेगा। इस समझौते की स्वीकृति अमेरिका शासन ने दे दी और संयुक्त राज्य अमेरिका आयात निर्यात बैंक से $180 मिलियन का ऋण दिलाने की भी अनुमति दी गई। डॉक्टर किसिंजर ने इस समझौते को नितांत की दिशा में हितों की संबद्धता बताया था। जून 1973 में सोवियत संघ तथा 2 अमेरिकी कंपनियों के मध्य एक समझौता हुआ, जिसमें साइबेरिया से प्राकृतिक गैस निकालकर अमेरिका के पश्चिमी किनारे तक पाइपलाइन से पहुंचाने का प्रावधान था। इसकी लागत $10 मिलियन आंकी गई। ब्रुजनेव की अमेरिका यात्रा 17 जून 1973 को सोवियत राष्ट्रपति ब्रुजनेव ने अमेरिका की यात्रा की इस यात्रा के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका में तकनीकी सहयोग से संबंधित विचार विमर्श हुए। अनेक व्यापारिक प्रश्नों पर आदान प्रदान हेतु सहमति हुई। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण सोवियत संघ और अमेरिका के बीच संयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ करने की बात हुई। यह प्रस्ताव किया गया, 1975 में लागू किया गया। प्रथम और द्वितीय यूरोपियन सुरक्षा सम्मेलन हुआ हेलसिंकी 1973 में। यूरोपीय सुरक्षा सहयोग का सम्मेलन फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में 3 जुलाई 1973 को शुरू हुआ। जिनेवा में यह सम्मेलन 17 जुलाई 1973 से 21 जुलाई 1975 तक जारी रहा। 1 अगस्त 1975 को हेलसिंकी में समाप्त हुआ। इस सम्मेलन में यूरोप और अमेरिका के 35 देशों ने लगभग भाग लिया था। इसका पहले भी हमने अध्ययन कर लिया। इसमें जैसे कि सुरक्षा संबंधित, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न थे, मानवीय के संपर्कों के बारे में था और इस घोषणा में कई कदम थे जो इसमें उठाए गए थे। व्लादिवोस्तोक शिखर सम्मेलन 1974 नवंबर 1974 में व्लादिवोस्तोक शिखर सम्मेलन अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा तनाव शैथिल्य का एक और महत्वपूर्ण प्रयास था। अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड और नेता ब्रुजनेव ने, जो सोवियत संघ नेता थे, ब्रुजनेव ने इस मुलाकात को सामरिक स्तर पर समझौता SALT की रूपरेखा तैयार की, जो शीत युद्ध समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। अपोलो और सोयूज का अंतरिक्ष में मिलन 17 जुलाई 1975 को अमेरिका के अपोलो और सोवियत संघ के सोयूज अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा में आकर एक दूसरे से मिले और दोनों देशों के अंतरिक्ष यात्रियों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। इस घटना का वैज्ञानिक महत्व यह तो था ही, परंतु इसका राजनीतिक महत्व भी बहुत अधिक था। इस तरह का वैज्ञानिक सहयोग इस बात का प्रबल प्रमाण था कि अमेरिका और सोवियत संघ अब एक दूसरे के अधिक निकट आने लग गए थे। तृतीय यूरोपीय शिखर सम्मेलन जो जून 1977 में हुआ था और तृतीय यूरोपीय सुरक्षा सहयोग सम्मेलन जो था हेलसिंकी में स्वीकृत अंतिम दस्तावेज पर कितना अमल किया गया है उसका अध्ययन किया गया। यानी 25 यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और सहयोग प्रयास किया। SALT 2 जो समझौता था, प्रथम SALT समझौता 72 में सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य में हुआ था। इस संधि की अवधि 5 वर्षों की थी। 3 अक्टूबर 1977 को समाप्त हो गई। 1979 में दोनों देशों ने SALT 2 समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद इस संधि पर दोनों देशों की संसद का अनुमोदन करना था। अमेरिका कांग्रेस इस विचार कर रही थी कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ का सैनिक हस्तक्षेप हो गया। सोवियत हस्तक्षेप के विरोध में अमेरिका राष्ट्रपति कार्टर ने SALT 2 के अनुमोदन को स्थगित कर दिया। द्वितांत का संकट और नया शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। उसमें जैसे हमने पहले पढ़ लिया था, जैसे 1979 से चालू हुआ, परंतु उसका जो लक्षण थे वो पुर्तगाल का या अंगोला का या इथियोपिया सोमालिया का या क्यूबा का संकट, अफगानिस्तान का संकट, ये द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। यानी कि वेद प्रताप वैदिक इस संबंध में कहते हैं कि अफगान संकट ने एक नए शीत युद्ध को जन्म दिया। दोनों महाशक्तियों के बीच चल रही शस्त्र परिशमन SALT वार्ता भंग हो गई। पश्चिमी राष्ट्रों ने सोवियत संघ पर अनेक आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाने का कोशिश की। अमेरिका ने खाड़ी के देशों, हिंद महासागर और पाकिस्तान में अपनी सैन्य शक्तियाँ सैनिक उपस्थिति को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। तीव्रगामी सेना के पहले से तैयार कार्यक्रम में तेजी आ गई। यूरोपीय सरकारें अपने राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए अधुनातन परमाणु क्षेपणास्त्रों को नए पैमाने पर लगाने के लिए अधिक हुए। यानी कि ये जो था शीत युद्ध, वो इराक ईरान का युद्ध भी इसमें प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया जैसे कि महाशक्तियों ने, परंतु वो एक तरह से शीत युद्ध बढ़ावा का एक कारण था।
इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में द्वितांत व्यवहार का प्रभाव, जैसे सोवियत संघ और अमेरिका तनाव क्षेत्र लेने शीत युद्ध के तनावपूर्ण वातावरण को समाप्त किया, शस्त्रीकरण की होड़ को सीमित किया, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य को आसान बनाया, परमाणु युद्ध के आतंक से मानव जाति को उन्मुक्त किया, विरोधी विचार प्रणालियों को वाले राष्ट्रों में संवाद और मेल मिलाप प्रारंभ करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव प्रस्तुत किया। सोवियत संघ अमेरिका द्वितांत व्यवहार को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित प्रभाव हम देख सकते हैं। महाशक्तियों के मध्य सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास हुआ, यानी कि द्वितांत व्यवहार की शुरुआत के बाद से महाशक्तियों पिछला राज्यों में आपसी आदान प्रदान, असामंजस्य, समझौतापूर्ण संबंधों का नया उभरता हुआ आचरण दिखाई दिया। निक्सन मॉस्को जाते हैं तो कभी बुर्ज ने वाशिंगटन, कभी ग्रोमिको अमेरिका की यात्रा करते हैं और कभी किसिंजर सोवियत संघ की। ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका और सोवियत संघ के अलग अलग गुट हैं, ये गुट एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन हैं। यूरोप और पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दुनिया के अन्य भागों में ये महाशक्तियाँ टकराहट की स्थिति में अब नहीं लगती थी। यूरोपीय महाद्वीप अब विभाजित नहीं लगता था। 1945 के बाद ऐसा लगता था यूरोपीय महाद्वीप दो भागों, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप में विभाजित था। लगा पश्चिमी और पूर्वी यूरोपीय देशों में ना तो नागरिकों का आदान प्रदान होता था, ना ही व्यापार। जर्मनी और बर्लिन की समस्या ने यूरोप के कठोरतापूर्ण विभाजन कर दिया था। इस संबंध में द्वितांत संबंधों की शुरुआत के बाद पूर्वी पश्चिमी यूरोप के देशों में व्यापार में वृद्धि हुई, सांस्कृतिक आदान प्रदान का विस्तार हुआ और ऐसा लगा कि यूरोपीय देशों की एकजुटता में वृद्धि हो रही है। तीसरे महायुद्ध के भेद से मुक्ति मिली। 1950-60 के दशक में सोवियत और अमेरिका शस्त्र प्रतिस्पर्धा को देखते हुए ऐसा लगता था कि दुनिया पर तीसरा महायुद्ध खतरा मंडरा रहा है। द्वितांत व्यवहार ने इस खतरे को लगभग समाप्त कर दिया। किसी भी संकट के समय सोवियत, रूस, अमेरिकी नेता हॉटलाइन से बात कर सकते थे और आसान खतरे को टाला जा सकता था। परमाणु शस्त्रों के नियंत्रण के लिए प्रयत्न किया गया। शीत युद्ध काल में महाशक्तियों की शक्ति परमाणु शस्त्रों के निर्माण में लगी हुई थी। द्वितांत व्यवहार के बाद परमाणु शस्त्रों के बारे में महाशक्तियों के रुझान में परिवर्तन आया। परमाणु शस्त्रों की विनाशकारी शक्ति से सोवियत संघ और अमेरिका समान रूप से चिंतित प्रतीत हुए। 1972 साल प्रथम और 1969 साल द्वितीय संधि वस्तुतः सोवियत संघ और अमेरिकी द्वितांत व्यवहार के ही परिणाम है। गुटबंदी में लिप्त राष्ट्रों के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता हो गई, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि पश्चिम जर्मनी, जापान, फ्रांस, फिलीपींस, पाकिस्तान जैसे अमेरिका गुट से संबंधित देशों के दृष्टिकोण पर्याप्त लचीलापन और स्वतंत्रता दिखाई देने लगी। वहीं दूसरी तरफ रोमानिया, पूर्वी जर्मनी, वियतनाम, क्यूबा जैसे सोवियत गुट से संबंध राष्ट्र स्वतंत्र दृष्टि से सोचने विचारने लगे। द्वितांत व्यवहार का परिणाम था कि पुर्तगाल, पाकिस्तान और रोमानिया जैसे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गए और जापान ने अपने राष्ट्रीय हितों के कारण फरवरी 1975 में मंगोलिया गणराज्य को मान्यता दी। मई 1973 में उत्तरी वियतनाम के साथ भी उसने राजनीतिक संबंध स्थापित कर लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर शालीन व्यवहार की प्रवृत्ति आने लगी। डॉक्टर एम.एस. राजन के अनुसार शीत युद्ध काल में संयुक्त राष्ट्र संघ प्रचार, आलोचना और छींटाकशी की मंच बन गया था। महाशक्तियों में द्वितांत आचरण की शुरुआत के बाद एक बार पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ शालीन और गरिमा में अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरने लगा। अब महाशक्तियां संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई में अड़ंगा नहीं डालती। इसकी विभिन्न एजेंसियों की कार्रवाई में सहजता और शालीनता देखने को मिलने लगी। वीटो का भी अब बार बार प्रयोग नहीं किया गया। गुटीय आधार पर किसी नए राष्ट्र के प्रवेश को भी टाला नहीं गया। गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। कुछ लोगों का विचार था कि गुटनिरपेक्ष शीत युद्ध के संदर्भ में उत्पन्न हुई और पली, इसलिए अब शीत युद्ध में ढील आ जाने के कारण द्वितांत युग में गुटनिरपेक्ष बेमानी हो जाएगा। इसके विपरीत कतिपय विचारकों का मत था कि द्वितांत के कारण अब गुटनिरपेक्ष राष्ट्र महाशक्तियों के संदेह और अविश्वास का शिकार नहीं बनते। किसी एक महाशक्ति के साथ गुटनिरपेक्ष देश के विशिष्ट संबंध दूसरी महाशक्ति को खटकते नहीं। द्वितांत यथास्थितिवादी की समर्थक धारणा है, यानी कि द्वितांत धारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व और उनके बने रहने सर्वाइवल पर बल देता है। सोवियत संघ और अमेरिका के हित इसी में था कि उन्होंने वर्तमान यथास्थिति स्टेटस को बरकरार रखने के लिए आपसी समझौता कर लिया। इस धारणा में स्थायित्व और व्यवस्थापन की परिस्थितियों पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। इसका अनेक लोगों ने इस अर्थ में लगाया कि द्वितांत यथास्थिति को रक्षक और रूढ़िवादी और सामाजिक अन्य प्रकार के पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति उदासीन रहा। महाशक्तियों के आचरण में विनय और सद्व्यवहार के लक्षण साफ दिखाई देने लगे। अमेरिका और सोवियत गुट के राष्ट्र एक दूसरे के प्रति सभ्य राष्ट्रों की भांति व्यवहार करने लगे, पारस्परिक सद्व्यवहार का पालन करने लगे और उनके आचरण में विनय के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। यानी हम कह सकते हैं कि द्वितांत के कारण शीत युद्ध ठंडे सहअस्तित्व का रूप धारण कर चुका था। वह अब लावा नहीं उगलता था। द्वितांत संबंधों के विकसित होने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से शत्रुतापूर्ण युद्धरत स्थिति का अंत हुआ। रचनात्मक पुनर्निर्माण और सहयोग के नूतन युग का सूत्रपात हुआ। द्वितांत की उभरती हुई
प्रवृत्तियों के कारण विश्व युद्ध की संभाव्य कारणों का अंत होने लगा। महाशक्तियों के नागरिक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आशान्वित हुए। निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में सहयोग की वृद्धि हुई। सैनिक भिड़ंत और आणविक युद्ध के खतरे कम होने लगे। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे और हम कल इसके बाद में अध्ययन करेंगे।